नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। इस वक्त में क्या है ईरान के अंदर हालात, क्या सरकार तख्तापलट हो सकता है, सरकार के क्या अयतुल्ला खामनेई देश छोड़कर जा सकते हैं, वहीं क्या इस वक्त में पूरा माहौल चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद जो सबसे वहां के चश्मदीद है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद वहीं से आए थे, अमरीश मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है अमरीश जी आपका, आप यहाँ पे आए, हमारे साथ ज्वाइन हुए। अभी हाल ही में अमरीश जी आए हैं। अमरीश जी, क्या पूरा वहां का माहौल है, किस तरीके का है, सारी चीज जरा एक बार डिटेल में बताएं जी। देखिए, मैं वहां पर गया था। वहां सेमिनार था कि डिप्लोमेसी एंड फील्ड टैक्टिक्स ऑफ कासिम सुलेमानी। तो कासिम सुलेमानी, उनकी डेथ एनिवर्सरी आप तो जानते हैं, 2020 3 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ था। ट्रंप ने खुद ही करवाया था। और यहाँ पर थर्ड जनवरी 2026 को उनकी 6th एनिवर्सरी, तो उसके उपलक्ष्य में सेमिनार था और ग्लोबल जगह जगह से लोग आए थे, पूरे मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, यूरोप से, तो इंटरनेशनल सेमिनार। और हम लोग जो कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं, हम लोग लेफ्ट के लोग रहे हैं, तो हम लोग जो सपोर्ट करते हैं कि जो एंटी इंपीरियलिस्ट जो स्ट्रगल्स होते हैं उनको उनका उनके साथ खड़े होना चाहिए, जैसे गाजा में हो रहा है, जैसे लेबनान में हो रहा है, पहले जब जैसे वियतनाम में हुआ। तो उस तरीके से जो एंटी इंपीरियलिस्ट एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस समय एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का, क्योंकि उस तरह से अब कम्युनिज्म रहा नहीं, तो सबसे बड़ा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुमैनिज्म, मतलब जो शिया आइडियोलॉजी है खुमैनी साहब की, जिन्होंने इंटरप्रेट किया कि हमें इमाम मेहंदी के आने का वेट नहीं करना है, वो कंडीशन क्रिएट करनी है कि इमाम मेहंदी आए, और उसके लिए हमको एक लगातार जिहाद वेद करना है, या मतलब वेज करना है, या हमको मतलब वो जिहाद जो मजलूमों के हक में, दुनिया में मजलूमों के साथ हमको खड़ा होना, ये उन्होंने विचारधारा बना दी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन की। और उसके बाद जो स्टेट बना ईरान को, वो भी उसी विचारधारा पे और अभी वैसे ही चल रहा है। तो वो जी। स्टेट जो है वो सब सपोर्ट करता है, गाजा को सपोर्ट करता है, वो लेबनान को सपोर्ट करता है, वो सीरिया में जो नया रेजिस्टेंस उभर रहा है उसको सपोर्ट करता है, इराक में रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है। और उसने ऐलान किया दुनिया में कहीं भी रेजिस्टेंस है हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब वेनेजुला की अमेरिका से पूरी लड़ाई चल रही थी, तो ईरान वेनेजुला के साथ खड़ा था, चाहे उसका जो भी नतीजा आप तो जानते ही हैं, उसको उठा लिया। हाँ, लेकिन क्या ईरान, आपको। जी जी, ईरान खड़ा था वह। तो मैंने ये हमारा सेमिनार का टॉपिक था, तो इस सेमिनार के टॉपिक में एक तरफ हमने बहुत सीखा कि एक्चुअली ईरान से अमेरिका को प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी बात देखिए ये, क्योंकि हम इस पे आए कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ईरान से समस्या क्या है। इंडिया से क्यों नहीं समस्या है, या किसी और देश से क्यों नहीं समस्या, चाइना जबकि कम्युनिस्ट कंट्री है उससे उतनी समस्या नहीं, या रशिया से जो भी झगड़ा है वो उससे विचार वैचारिक झगड़ा। तो यहाँ देखिए असली बात आ जाती है, मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये पूरी बात जो है यही है कि जो शिया आइडियोलॉजी जो है, शिया रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, जो क्रांतिकारी इनकलाबी जो शिया आइडियोलॉजी जिस तरह से खोमेनी साहब ने इंटरप्रेट किया, उससे इनको दिक्कत है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी कहती है कि मजलूमों के साथ खड़े रहो। और मजलूमों के साथ खड़े रहने का मतलब है कि जो शोषण के जो छूट चाहिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को, क्योंकि अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज अपनी डेमोक्रेसी की बात करती हैं, ये करती हैं, ठीक है, वो कुछ मामलों में आगे चली गई, एडवांस सिविलाइजेशन बन गई, उनके वहाँ कैपिटलिज्म भारी मात्रा में आया, डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई। लेकिन फिर वो तो हम ही लोगों को गुलाम बना के हुआ है, जो हम लोग ग्रेट सिविलाइजेशन थे, आप ईरान। मुझे कह रहे हैं कि जो शिया आइडियोलॉजी के खिलाफ है उनकी मैं आपको वो एक विजुअल दिखाऊं जिसमें आप देखेंगे, ये आप ईरान के तेहरान का ये विजुअल है। और जिसमें अगर ये आप बात करें कि वो शियाओं के बाद, तो ये जो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये किस तरीके से जलाया गया। और ये अब जो आपको दिखेगी ये मस्जिद है, ये आप देखिए सामने, जिसे मस्जिद रसूल कहा जाता है, जो तेहरान के अंदर ही है, उस तक को भी जला दिया गया। तो ये मस्जिद तो मस्जिद होती है, वो तो एक तरीके कहा जाए तो किसी की चीज की नहीं होती, तब जाके ये क्यों फिर हुआ है। और रही बात, अगर ये चीज है कि अब हम कहीं शियाओं की बात करें, तो मैं एक विजुअल आपको और दिखा दूं जिसमें आप देखेंगे ये एक रोजा है जो प्रॉफिट मोहम्मद की नस्ल से जो है, जो 8वें इमाम कहा जाता है, उनके भाई हैं हजरत सब्जे काबा जिन्हें कहा जाता है, वो दैसफूल के अंदर, वो देखिए किस तरीके से जला दिया गया। तो ये तो देखा जाए ना, ये शियाओं वाली बात है ना, शियाओं का ये रोजा है जो उसको भी नहीं है, जो मस्जिद की बात करें तो वो मस्जिद भी नहीं, यानी वो कौन लोग हैं जो जो मस्जिद को भी नहीं समर्थन कर रहे हैं, ना रोजों का समर्थन कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं फिर।
देखिए, मैं वहां पर गया था तेहरान में, तजरीश इलाका है जहां पर इमामजादे साले की उनकी मस्जिद है, उसके पीछे मार्केट है, और वहीं हम लोग आखिरी दिन गए थे 1 जून को। और उस दिन जो है हमने वहां, क्योंकि बाजार भी है, शॉपिंग भी कर सकते हो, बहुत बड़ा बाजार है। तो वहां जो हमने नजारा देखा, उसमें एक तरफ तो मस्जिद है, वहां पर बाकायदा प्रवचन हो रहा है, सरमन हो रहा है, वहां इमाम एक बैठे हैं जो जो मस्जिद में जो सरमन लीड करते हैं। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है वो, अंदर से कदीम है बहुत। और उसके पीछे मार्केट है। मैंने जो वहां नजारा देखा कि एक बड़ा हिस्सा वहां पर ऐसा था जो, अब ठीक है, हिजाब वहां पर बहुत लोग नहीं पहने, तो चलिए अभी वहां पर ऐसी पाबंदियां भी हट गई हैं ईरान में, ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं रही 2022 के बाद। तो चलिए वो एक अलग मसला था, लेकिन उसमें कानाफूसी में कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिसमें, जो खास तौर पे ऐसे लोग मुझे लगे, बाद में मैंने देखा सुना कि वो अजेरी हैं। कुर्द हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे वहां नहीं दिखा, लेकिन अजेरी तो 100%। कि मुझे लगा कि ये वहां पर, और जब भी कोई जैसे किसी दुकानदार से हम एक बार्गेन कर रहे हैं, उनसे कुछ चीज खरीदना चाहते हैं और डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं, तो उनसे बार्गेन कर रहे हैं, तो वो कुछ फारसी में बोलते थे। और हमारे साथ जो लोग थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, तो उन्होंने 1-2 बार ऑब्जेक्ट किया कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो बाद में उन्होंने बताया हमको कि ये कुछ रिजीम को कर्ज कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि हम बाहर से आए इंडिया से, और हमको फारसी आती नहीं। उन लोगों को पहचानते नहीं थे, क्योंकि वो बड़े चुपचाप रहते थे। जो हमारे साथ थे वो लोग एक तरह के वो थे, मतलब जासूस हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमको हमारे साथ थे, एकदम सादे कपड़े में रहते थे, लेकिन वो सब सब देख रहे थे। तो ये मुझे ऑलरेडी ये समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है, नहीं तो ऐसे बाजार में क्यों ऐसे लोग कहेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा ये ज्यादातर अजेरी हैं। और फिर हम मॉल वगैरह गए, जो वहाँ के मॉल हैं, वहां भी सब अजेरी भरे हुए थे। और वहाँ मतलब आप ये क्या हालत कहना थी। चाह रहे हैं, ये जो लोग हैं ये अजरबैजान वाले लोग हैं, ये जो प्रोटेस्ट में आधे जो लोग जुड़े हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि गवर्नमेंट कहती मैं है देखिए कुर्दी जुलानी के लोग हैं, ये वो लोग हैं उस तरीके से जुड़े हुए। देखिए दो बातें हैं, मैं इसमें बताता हूँ आपको कि ईरान का जो कॉम्पोजिशन है, ईरान के कॉम्पोजिशन में करीब 61% जो है वो, जो कि मेन स्ट्रीम फारसी है, मतलब जो फारस के लोग हैं और जिनका नाक नक्शा भी आप समझ सकते हैं। 16% अजेरी हैं, जो शिया हैं और ईरानियन ही है। वो ऐसा नहीं है कि ईरान से अलग है, ईरानियन ही है, वो ईरानियन सिटीजन है, लेकिन वो अजेरी है। उन दिख जाता है बिल्कुल साफ, उनके फीचर्स सब कुछ। और 10% कुर्द हैं, और उसके बाद और छोटी छोटी माइनॉरिटीज हैं, 2% अरब्स हैं, कुछ बलूची हैं, कुछ ये हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो बातें हो रही हैं, कि जब ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुए, ये प्रोटेस्ट शुरू हुए लाइवलीहुड के इश्यूज पे। मैं वहां एक मीटिंग में गया था 1 तारीख की शाम को, जिसमें पेजिशकियान साहब खुद आए थे, और पेजिशकियान उन्होंने भाषण भी दिया था, उसमें कैमरा अलाउड नहीं था। अब वहां पर जो 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 मतलब जो उन्होंने वहां पर भी प्रोटेस्ट की बात की, और प्रोटेस्ट में उस समय क्या था, लाइवलीहुड के इश्यूज थे। तो ईरानियन गवर्नमेंट ने 3 मुद्दे हल भी किए। सबसे पहले उन्होंने जो ईरान के बैंक ऑफ ईरान है, उसके जो चीफ है उनको हटाया। उसके बाद उन्होंने फूड वाउचर इशू किए। फूड वाउचर जो वहां के गरीबों को एक राहत देते हैं, और उनको सस्ते दर पे अ, जरूरत की बहुत सारी चीजें उनको मिल सकती है। और जो तीसरा बड़ा कदम, जो आधा ही उठ पाया था जबकि ये प्रोटेस्ट एक उग्र रूप ले लिया, वो ये था कि गवर्नमेंट रेट्स को बाजार के रेट से मिलाना। अब ये जो देखिए क्रांतिकारी कदम है, ये गवर्नमेंट रेट को, उससे जो क्या होगा कि जो ईरान की करेंसी की प्रॉब्लम है कि $1 1.4 मिलियन रियाल के बराबर है। और उन्होंने एक दूसरी, एक तोमम भी करेंसी उन्होंने स्टैब्लिश की, जिसमें 2 जीरो हटा दिए, तो उससे थोड़ा सा बोझ कम हुआ। लेकिन ये जो पूरा मामला है कि डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी को देखा जाता है, क्योंकि ईरान तेल पैदा करता है। और 1974 में हेनरी किसिंजर, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनका जो उस समय सऊदी अरेबिया के किंग थे, उनसे करार हो गया था कि पेट्रोल जो है दुनिया में डॉलर में बिकेगा। तो अब ईरान पे सैंक्शंस लग गए हैं, तो ईरान पे सैंक्शंस लग गए हैं, तो ईरान का जो पेट्रोल है
वो डॉलर में बेच नहीं सकता है, तो वो फिर और तरीके उसमें निकालता है अपने लोगों के। वहां वहां आम जनता के लिए पेट्रोल बहुत सस्ता है। आप सोचिए, $1 में हम 90 रुपए में, $1 में हम 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं, वहां पर 100 लीटर है $1, इतना सस्ता है। अमरीश साहब, और ये मुझे बताइए, इसमें जो लोग थे, या ये सिर्फ और सिर्फ जो लोग, ये पहले क्लियर, ये एक चीज लोगों को क्लियर हो जाए, क्या ईरान के सारे लोग जो हैं, बेशक वो सबको महंगाई की मार हर कोई झेल रहा, तो हर लोग जो हैं ईरान के, वो सब क्या खिलाफ महंगाई के हैं, या साथ ही साथ में आयतुल्लाह खामनेई के भी हैं? ये बताइए। नहीं, आयतुल्ला खामने के खिलाफ तो शुरू में ये मूवमेंट ही नहीं था। ये मूवमेंट तो महंगाई से लेके कुछ जो करेंसी गिरी थी, और करेंसी गिराई गई क्योंकि सैंक्शंस है। तो सैंक्शंस में तो सीधी बात है, आप ईरान की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि डॉलर डोमिनेट करता है हर जगह और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इसलिए वहां पर ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ये जो अमेरिका ने जो समस्या पैदा की है, उससे जो एक दिक्कत लोगों को आ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, सारी चीजें, उसके खिलाफ गुस्सा था और उसको सरकार ने हल करने की तरफ बढ़े। उसमें सबसे बड़ा जो बात थी कि सरकारी रेट और बाजार का रेट अगर एक कर दिया जाए तो ये समस्या हल हो सकती है, क्योंकि फिर ईरान अपनी करेंसी भी भारी मात्रा में प्रिंट कर सकता है, धीरे धीरे वो डी डॉलराइजेशन की तरफ भी जा सकता है। और अमेरिका ये सह नहीं सकता कि ईरान अपना पूरी तरह से डॉलर से अपने को अलग कर ले, क्योंकि जैसे ही वो हुआ वैसे ही ईरान की जो कई समस्याएं हल हो जाएंगी। ये जो अभी देखिए, जैसे पुतिन ने किया, जैसे चाइना कर रहा, भारत ने भी यही किया। भारत ने रशिया का तेल खरीदा रूबल्स में, उन्होंने डॉलर में नहीं खरीदा, क्योंकि वो रशिया पे भी सैंक्शन। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आम जनता तो उसमें कहीं भी खामनेई साहब के या वहां की रिजीम के खिलाफ तो मुझे कुछ कुछ दिखा नहीं, आम जनता। क्योंकि मैंने तो वहां पर अभी एक तरीके से हमने ये विजुअल्स भी देखे हैं, ये उनके फेवर में। अब मैं आपको दिखाऊं अपने आम जनता को कि उनके फेवर में जो लोगों ने किस तरीके से पूरी पूरी रैलीज आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, यानी साफ तौर पे आयतुल्ला खामनेई के जरूर समर्थन में, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग जो महंगाई की मार जरूर झेल रहे थे, ये कहने का मकसद है, राइट? हाँ, महंगाई की मार झेल रहे थे, लेकिन वो उनका कोई ये मकसद थोड़ी ना था दूर दूर तक कि वो रिजीम चेंज कर दे। ये जो रिजीम चेंज की बात पिछले 2-3 दिनों से हुई है, और वहां से बैठ के अमेरिका में ये जो शाह का लड़का है, रजा पहलवी, ये आज इसने स्टेटमेंट इशू किया, और इतना खतरनाक स्टेटमेंट कि वहां के लोगों से कहा कि आप सड़क पे निकलो और शहरों पे कब्जा कर लो, पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लो। अच्छा, पिछले 2 दिनों ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई सिक्योरिटी जो फोर्सेस है वो मारी भी गई। अब वहां पर देखिए क्या है कि एक अमेरिका का ये गेम है कि ईरान को ऐसे ट्रैप पे फंसाना कि सबसे पहले वहां पर सैंक्शन से समस्या पैदा करना, उसके बाद वहां के लोगों को उकसाना। और उकसा क्यों रहा है अमेरिका? इसलिए उकसा रहा है कि आईआरजीसी यानी वहां की सेना वो आ जाए, वो जनता पे गोली चलाए, और उसके बाद जो ट्रम्प धमकी दे रहा है कि अगर गोली चली तो हम हस्तक्षेप करेंगे। ये देखिए डबल गेम, यानी शाह उसकी गोद में बैठा है, शाह से वो कहलवा रहा है, या जो भी उसका सो कॉल्ड, मतलब मैं तो उसको असली शाह मानता नहीं हूँ, क्योंकि वहां तक खत्म, मतलब ईरान में क्रांति इस बात पे हुई थी। तो वो शाह से कहलवा रहा है कि जनता सड़क पे आओ और पुलिस स्टेशन कब्जा कर लो। अरे, पुलिस स्टेशन कब्जा करोगे तो गोली तो चलेगी भाई, ये बिल्कुल तो सही। सीधी बात है ना। तुम पुलिस स्टेशन कहीं कब्जा करोगे, तुम वहां के सरकारी दफ्तरों पे कब्जा करोगे, तो इसका मतलब है कि तुम उकसा रहे हो लोगों को हिंसा हम्म। के लिए। और फिर हम्म। जब हिंसा को खत्म करने के लिए वहां सेना आएगी तो तुम कहोगे देखो सेना आ गई, और ये हम्म। गलत है, ये डेमोक्रेसी का हनन है, और फिर तुम वही, उस पर चढ़ाए। बिल्कुल वही जी। है। वहाँ की जो सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी बता रही, तकरीबन जो उन्होंने इस वक्त में उन लोगों को पकड़ पकड़ लिया है, जो वो लोग इस वक्त में तकरीबन कहा गया कि 100 लोगों को पकड़ा है, जो ये राइटर्स थे, जो जिन्होंने ये पूरा दंगा फैलाया, जिनके पास से पिस्टल गन्स भी मिली हैं। लेकिन वहीं इसमें एक और भी दुखी खबर ये आई है कि इसी जो ये वारदात, एक तरीके से हमले हुए, उसी में एक 3 साल की ये बच्ची के भी इसमें डेथ हो गई है। क्या अमरीश साहब, आपको इस बारे में पता चला, क्या अपडेट? नहीं, ये जो घटना हुई है ये करमानशाह में हुई है,
और ये बहुत ही अजीब सी घटना, मतलब बहुत ही दुखद। और ये गाजा में जो हिंद रजब को की जो हत्या हुई थी, जो आईडीएफ ने की थी, जिसको लेकर पूरी दुनिया में अभी भी आंदोलन चल रहा है, उसकी याद दिलाता है। और करमान शाह में क्या है कि देखिए वहां पर वो कर्डिश एरिया है, और कर्डिश एरिया में एक समय ईरान के खिलाफ इंसर्जेंसी चली है। कुर्द जो है वो बाकी टर्की में भी और सीरिया में भी उनकी इंसर्जेंसी चल रही है। सीरिया का तो बड़ा हिस्सा उनके हाथ में है। यहाँ के लेकिन जो कुर्द हैं वो एकदम अलग थे, और उनका भी जो आंदोलन था ईरान के खिलाफ वो काफी हद तक खत्म हो गया था। लेकिन इजराइल मोसाद ने उसको रिवाइव किया और उन लोगों को तैयार किया। और ये जो करमान शाह में गोली चली है, ये अभी परसों की बात है, जिसमें 20 कर्डिश टेररिस्ट मारे गए, और जिसमें कम से कम 6 ईरान की भी सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। और उसी घटना में इस बच्ची को गोली लगी, क्योंकि ये हमला किया था, जो जो कुर्दी ग्रुप है उसने बकायदा हमला किया था वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस। तब वहां पर घंटों गोली चली, उसका पूरा वीडियो भी है। अच्छा, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ उधर सिस्तान बलूचिस्तान में जैश ए अदल जो एक एक वो भी सक्रिय हो गया है। वो एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, और उसका वो जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो पाकिस्तान से लड़ी, वो अलग है। उससे कोई इसका मतलब नहीं है। बीएलए की लड़ाई ही अलग है, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक अलग बलूचिस्तान के लिए। ये जो जैशे अदल है ये अलग ग्रुप है। बलूची ये भी हैं बलूची, लेकिन अलग हैं, और इनका उनसे बीएलए से रिश्ता नहीं। इनका मकसद है ईरान से लड़ना, और ईरान से भी ये तभी लड़ते हैं जब ऐसी कोई क्राइसिस होती है। 12 दिन के युद्ध के समय भी कुछ ये लोग सक्रिय हुए थे, लेकिन वो दबा दिए गए। अभी ये फिर से सक्रिय हो गए हैं। ये पुलिस ऑफिसर्स को हर महीने वहां पर कोई ना कोई वारदात होती है बलूचिस्तान सिस्तान बॉर्डर पे, जो कि साउथ वेस्ट में है ये ईरान के, वहां पर होती है। तो ये दोनों जो है कुर्द और ये जो इधर से बलूचिस्तान, ये क्योंकि आप देखिए ईरान का मैप, तो मेन स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ और सेंट्रल रीजन है। तेहरान भी नॉर्थ एरिया में, जो वेस्ट और ईस्ट है, या मतलब ये मैंने उसको साउथ वेस्ट कह दिया, वो साउथ ईस्ट है। तो जो वेस्ट और साउथ ईस्ट है, यानी जो बलूचिस्तान सिस्तान का इलाका और उधर जहाँ कुर्द हैं, तो उस पूरे मतलब जो इलाम प्रोविंस है, तो वहां से ये लोग दोनों तरफ से चाहते हैं कि हमले हों, उधर बीच में एक अपराइजिंग करा दो। और उसमें भी जो ज्यादातर मुझे लग रहा है कि उसमें ईरानियन है, वो जो मेन स्ट्रीम पर्शियंस हैं, फारस के लोग हैं, जिनको फारसी कहते हैं, या वो है ही नहीं उसमें। ज्यादातर मुझे लग रहा है कि ये इसी तरह के जो दूसरी कम्युनिटीज के हैं, ये लोग ज्यादा हैं। और गिरफ्तारियों के बारे में हमें तो एक रिपोर्ट आई है कि गिरफ्तारी 500 से ऊपर हुई है। कोई कोई खबर आई है 1000 से ऊपर आई है। ऑफिशियल कोई इस तरह की चीज अभी तक आई है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज है कि काफी उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पे हिंसा हुई है। मस्जिदों पे हमले हुए हैं, पुलिस स्टेशन पे हमले हुए हैं, लोगों को सरेआम मार दिया है। तो ये प्रोटेस्टर्स ने किया है। सोचिए, हम लोग जो सोचते हैं कि सरकारी मशीनरी करती है बाकी जगह, यहाँ प्रोटेस्टर्स ने वो उस तरह के काम किए। और अभी तो आर्मी उतरी नहीं है, अभी वो पुलिस और बासित जो उनकी पैरामिलिट्री है उसी से पूरा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए सूरत हाल जी। आखिरी में जाते जाते बस मैं आपसे ये पूछूंगा अमरीश साहब कि अब, क्योंकि आज की कोई खबर इस तरीके की नहीं आई कि आज भी कोई प्रदर्शन इस तरीके के हो रहे हैं, या आपको क्या लगता है फिर से कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर है, लेकिन अस्पतालों में जरूर है कि मरीजों की हालत वहां ज्यादा हो चुकी है और बेड्स भर चुके हैं। तो क्या मानते हैं कितनी इसमें सच्चाई है? नहीं, देखिए वहां पर अभी जो इनका प्रोपेगेंडा, हम लोग देखिए वहां तो इंटरनेट बंद है, और इंटरनेट वहां पर तो वहां से कोई बहुत ज्यादा खबर आ नहीं रही है। जो प्रेस टीवी है या जो IRIB है, वो जो इशू कर रही है कुछ चीजें, वो हम तक पहुंच रही हैं। बाकी जो वीडियोस आ रहे हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि ये देखो आज भी प्रदर्शन हो रहा है, ये देखो अभी भी प्रदर्शन हो रहा है, ये काफी कुछ पुराने वीडियोस हैं। जो एक टेलीग्राम ग्रुप है और बड़ा फेमस है वो, उसके 9 लाख सब्सक्राइबर हैं, ईरान इंटरनेशनल, जो शाह इसका है, रजा पहलवी का। तो रजा पहलवी का जो ग्रुप है ईरान इंटरनेशनल, ये वहां से
कुछ वीडियोस ला के बना के किसी तरीके से ये अपना रिलीज कर रहे हैं। आज आप सोचिए, जो रजा पहलवी इसने कॉल दी थी कि 6 बजे से, यानी 6 बजे ईरान के टाइम से प्रदर्शन शुरू हो जाने चाहिए, और यहाँ पर, और इस बार जो है वो आर पार की लड़ाई होगी और घुस जाओ पुलिस स्टेशन में, पूरा ऐसा ऐसा बयान ऑफिशियल आया उसका। और उसने ट्रम्प से अपील भी की कि हस्तक्षेप करो, सीधे सीधे मिलिट्री भेजो। अच्छा, वहां देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो दर्शकों के लिए जरूरी है, कि वहां जो स्थिति है वो ये है कि ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी गए तेहरान में, वहां हमने जनरल से बातचीत की, फोटोग्राफ भी हमारी हैं। तो वो उन लोगों ने जो बताया, फिर हमने स्टडी भी किया, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई किया। वहां पर अमेरिका, देखिए सीरिया में जो उसके बेसिस है, वहां पर उसने घेरेबंदी कर रखी है, अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, रडार टेक्नोलॉजी उसने वहां लगा रखी है। ऐसे रडार जो पकड़ लेंगे अगर कोई ईरान मिसाइल छोड़ेगा, और वो वापस सिग्नल भेजेंगे कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन उधर ईरान ने भी एक 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 अपना मकड़ जाल बनाया है, जिसको भेद पाना मुश्किल है, क्योंकि उसने कई जगह ऐसे ऐसे बेसिस बना रखे हैं अपने, कि अमेरिका सोचेगा अगर ये गिर गया तो फिर दूसरा एक्टिव हो जाएगा, अगर दूसरा गिर गया तो तीसरा एक्टिव हो जाएगा। और फिर पहाड़ों के अंदर उनके मिसाइल टाउन्स हैं, जो उनका लास्ट लेयर ऑफ डिफेंस है। तो वो एक युद्ध की तैयारी, जो खास तौर पे जो हवाई, मतलब एयर सुप्रीमेसी, वो पूरा एक चल रहा है, और इधर ग्राउंड पे ये चल रहा है। इसको शॉर्ट्स में बस, क्योंकि वक्त हम पे खत्म हो रहा है, ये कहा जाए कि जो ईरान अपनी पूरी ध्यान उसको उतना ना लग पाए, इसकी वजह से इंटरनली यहाँ पे प्रदर्शनी सारी चीजें करवाई जा रही है, ये कह सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, वेनेजुला के बाद ये रिजीम चेंज चाहते हैं कि ईरान में तुरंत हो जाए, और इन्होंने सोचा कि माहौल बन गया इस समय, तो इन्होंने सारे सारे घोड़े खोल दिए। अपने अपने जो मोसाद के एजेंट्स हैं अंदर, उनको भी आगे कर दिया। उधर उन्होंने कुर्द और उधर बलूचिस्तान से हमले करवाना शुरू कर दिए, और इधर अमेरिका ने घेरेबंदी कर दी। और तीसरी बात, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे भी अमेरिकन वॉरशिप्स पहुंच गई, लेकिन वहां भी ईरान की तैयारी, जो 3 वहां पर आइलैंड्स हैं जो ईरान के, वो जो ग्रेटर तुम्ब और लेसर तुम्ब और एक और 3 आइलैंड्स हैं, वहां पर ईरान ने भी अपनी नेवल तैयारी कर रखी। तो ये देखिए, कहीं से भी ईरान कमजोर नहीं, ये मैंने देख लिया, और वो सैनिक रूप से मजबूत है। लेकिन अब अंदर ये हो जाएगा, इस लेवल पे हो जाएगा, इतने बड़े लेवल पे ये मोसाद और उस तरह की फोर्सेस इसको कर लेंगी, तो इसकी शायद उम्मीद नहीं थी लोगों को। तो लेकिन वो अब साबित हुआ, और ये भी साबित हुआ कि ये लोग शिया नहीं है। मतलब भाई, अगर कोई शिया है या कोई धार्मिक सुन्नी भी है, तो वो मस्जिदों पे हमला क्यों करे? भाई सीधी बात है, वो तो अपना आंदोलन करेगा। अगर उसको रिजीम भी चेंज करनी चाहिए, वो तो आंदोलन करेगा। तो ये तो पूरा एक प्लॉट दिखता है कि शिया आइडियोलॉजी पे हमला, और एकमात्र राज्य जो अमेरिका से लड़ रहा है वैचारिक स्तर पे, उसको खत्म करना। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपने इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया, और हमारे दर्शकों को भी पता चला कि वहाँ पे असल हालात क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो वही अब मेरे साथ अमरीश जी, जिन्होंने पूरी सारी चीज बताई। मुझे यानी अब्बास नकवी को दीजिए इजाजत। बने रहिए एनडीटीवी के साथ, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।